रंगम पेटी। दादाजी का कर्मकांड समाप्त हुआ। कर्मकांड की समाप्ति के बाद रंगून की पेटी सबकी आंखों के सम्मुख चमचम चमकती हुई कलात्मक रूप से विराजमान थी। मन में अतीव उत्सुकता के बावजूद हर कोई उस पेटी के बारे में मुंह खोलने से सकुचा रहा था। दादाजी के बारे में बातचीत करते हुए सभी लोगों की दृष्टि बार बार उस पेटी पर जा टिकती थी। मेरे पिता सबके चेहरों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर रहे थे। फिर कुछ देर निहार कर अपने छोटे भाई की ओर उन्मुख हुए। भाई, उस रंगम पेटी को खोलो। उन्होंने चाबी का गुच्छा चाचाजी की ओर बढ़ा दिया। मेघों से आच्छादित आकाश में जिस तरह चंद्रमा झांक उठता है, उसी तरह सबके चेहरे प्रसन्नता से दमक उठे थे। दादाजी के एक मित्र रंगून साहब ने उस पेटी को हमें सौंपा था। वे हमारे ही गांव के रहने वाले थे। बर्मा में खूब पैसा मिलता था, ये कहकर उनके रिश्तेदार उन्हें अपने साथ रंगून ले गए थे। उनका शरीर बलिष्ठ था, अतः बड़े आराम से उन्हें आरा मशीन में काम मिल गया। 4 वर्ष में वे गांव एक बार अवश्य आते थे। खाकी निकर, लाल रंग की बनियान और रबर के जूते पहनकर बड़े ठाठ से घूमा करते। उनकी छोटी सी दाढ़ी बड़ी मनमोहक थी। यदि कोई उनसे उनका नाम पूछता तो रंगून साहब कहकर ही अपना परिचय देते, और जब काम का जिक्र करते तब वे अपने आप को आरा मशीन का मालिक बताते। गांव के लोग ये जानकर उन्हें बड़ा आदर देते थे कि वे अपनी मेहनत के बलबूते पर ही इतने बड़े आदमी बने हैं। जब भी वे गांव आते तब दादाजी की छत्रछाया में ही रहते, क्योंकि दादाजी से उनकी बहुत पटती थी। ऐसे रंगून साहब ने जब सुना कि बर्मा में युद्ध छिड़ने वाला है तो घबराकर उस खूबसूरत पेटी के संग गांव आ पहुंचे। हमारे गांव में उनकी 3 एकड़ भूमि थी, किंतु जब वे रंगून में थे तब आस पड़ोस की जमीन वालों ने उनके खेत को कुतरते कुतरते 2.5 एकड़ में बदल दिया था। आरा मशीन लगाने के लिए रूपों की आवश्यकता है कहकर रंगून साहब ने अपनी जमीन को बिना किसी दूसरे को बताए अनेक लोगों के पास गिरवी रख दिया। इस तरह उन्होंने 10 वर्ष बिता दिए। जब उनके पास फूटी कौड़ी भी न बची तब वे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। एक एक दिन बिताना मुश्किल हो रहा था। आरा मशीन लगाने वाला साहब मजदूरी तो नहीं कर सकता था ना, और जो धोखाधड़ी की थी उसके कारण भी उनकी जान सांसत में थी। उन्हें भय सताया करता था कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण उनको चाकू भोंक सकता है। इन्हीं मुश्किल भरे क्षणों में एक दिन जब दादाजी किसी काम से बाहर गए थे, तब उन्होंने उस खूबसूरत रंगम पेटी को हमारे घर भिजवा दिया था। गांव के लोग कहते हैं कि उन्होंने दादाजी से इतना पैसा उधार लिया था जिसका कोई हिसाब नहीं था। अंततः उन्होंने आत्महत्या कर ली। रंगम पेटी 6 फुट लंबी, 3 फुट चौड़ी और 3 फुट ऊंची थी। बाहर से वह एक ही पेटी दिखाई पड़ती थी, किंतु भीतर से 2 पेटियां एक जोड़ी के रूप में स्थित थीं। पेटी के सामने उड़ते हुए पक्षी और आसमान का चित्र था। कलात्मक अलंकरण, भव्यता और सुंदरता में उसकी कोई मिसाल न थी। भीतर ही भीतर अनेक अलमारियों से युक्त वह कलाकृति सहसा मन को मोह लेती थी। चोर अलमारी इस तरह धंसी थी कि उसका पता केवल पेटी के मालिक को ही होता था, जिसमें आभूषण, रूपों की गड्डियां और दस्तावेज आदि आसानी से छिपाए जा सकते थे। उस पेटी का ढक्कन उठाने पर उसमें 3 आईने दिखाई पड़ते थे और उसकी बगल में पक्षियों के चित्र जो बर्मी शैली से नक्काशी किए गए थे। उफ, क्या कहना, सचमुच अत्यंत सुंदर कलाकृति थी। जब से पेटी हमारे घर आई तब से हमारे घर की सुंदरता में 4 चांद लग गए थे और दूर सुदूर गांव के लोग उस पेटी के दर्शन करने आया करते थे। जिसने भी देखा उसने उसकी भव्यता को सराहा और जिस किसी से भी मिलता रंगम पेटी का बखान करता। उसकी विशालता, उसकी कलात्मकता की चर्चा लोग मुक्त कंठ से किया करते थे। तब मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठता। इस प्रकार हमारा घर उस क्षेत्र के लोगों के लिए प्रदर्शनशाला बना रहा। काफी दिन बीत गए। दादाजी के बारे में गांव के लोग बड़ा चढ़ाकर बातें किया करते थे, उनकी इज्जत किया करते थे। लोग कहा करते थे कि खेती बाड़ी में उनका कोई जवाब नहीं, सोना पैदा होता है सोना। पशु संपदा तो गिनते नहीं बनती। सोना, चांदी, नोटों की गड्डियां, संपत्ति के कागजातों को उस रंगम पेटी में रखकर
उस पर सोकर सरप्राज के मानिंद उसकी रक्षा किया करते हैं। 1000 लोगों की 1000 बातें। रंगम पेटी अब स्वर्ण की पेटी बन चुकी थी। दादाजी हमेशा अपने में लीन रहते थे, जिसके कारण ये बातें उनके कानों तक नहीं पहुंचीं। घर पर मेरे पिता की कोई खास भूमिका नहीं थी, क्योंकि सारा कामकाज, सारी खेती बाड़ी दादाजी की देखरेख में होती थी। पिता को इससे कुछ लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि दादाजी ने क्या कुछ छिपा रखा है, उन्हें इसका भी कुछ पता नहीं। पिताजी को शहर में अच्छी नौकरी मिली, किंतु दादाजी की इच्छा उन्हें भेजने की न थी। अंततः वे रुक गए और गांव में ही शिक्षक बनकर गांव के बच्चों को पढ़ाने लगे। वे बड़े आज्ञाकारी थे और दादाजी का बताया हुआ हर कार्य बड़ी लगन से कर दिया करते। इस प्रकार बिना किसी चिंता के उनका जीवन अपनी गति से बीत रहा था। मेरे चाचा अच्छी नौकरी पाकर शहर चल दिए थे तथा साल में 1-2 बार आते और मौज करते हुए कुछ दिन बिताया करते थे। रंगम पेटी के बारे में लोगों की धारणाओं को सुनकर अब वे अक्सर आने लगे थे। लेकिन रंगम पेटी में आखिर क्या कुछ संजोया गया है, ये पूछने की उनकी हिम्मत न थी। लेकिन आज उनके मरणोपरांत सारे काम हो जाने पर चाचा जी ने चाबियों का गुच्छा हाथ में लेकर दादाजी की आत्मा को मन ही मन प्रणाम किया। खुशी के मारे उनके हाथ कांप रहे थे। उन कांपते हाथों से उन्होंने रंगम पेटी को खोला। पेटी में सामने की ओर लगे छोटे छोटे आईनों में मेरी चाचियां अपना अपना मुंह देखकर किलक रही थीं और अपने चेहरे पर छाई आतुरता को दबाने का असफल प्रयत्न कर रही थीं। उत्तरीय और धोतियों के ऊपर दादाजी का पत्र, जो कि हरदे की स्याही से लिखा था, उस पत्र को उठाकर चाचा जी ने पढ़ा। मेरी सुशील और सुगृहिणी बड़ी बहू को तुम्हारी माँ द्वारा संभालकर रखी रेशम की साड़ी दे दी जाए। छोटी बहुओं को मेरा आशीर्वाद। ये सुनकर चाचियों का चेहरा उतर गया। उसके बाद दूसरा कागज मिला, जिसमें लिखा था, वर्षा नहीं हो रही है, फसल नहीं पकी, इस बार तो लागत भी वसूल नहीं हुई। बंडा वेंकन्ना से 300 रुपये उधार लिए थे, उन्हें चुका देना। उधार के अन्य कागज निकलेंगे, ये सोचकर सब लोगों के दिल धड़क रहे थे। लेकिन रंगम पेटी की चोर अलमारी में सोने के आभूषण, माल असबाब के कागजात अवश्य मिलेंगे। इस आशा के भाव सबके मुख पर ऐसे चमक रहे थे जैसे अंधेरी रात में नक्षत्र। चोर अलमारी से छोटे से बंडल को निकाला गया। वे कागज बॉन्ड पेपरों की भांति मोटे थे। चाचा जी ने उन कागजों को मन ही मन पढ़ा। ये देखकर सब लोग खुशी से चहकने लगे और उन कागजों को पढ़कर सुनाने की याचना करने लगे। चाचा जी सब लोगों की ओर देख देख कर ऐसे उछल रहे थे जैसे उनके हाथ कुबेर का धन लग गया हो। उनकी इस हरकत को देखकर चाचियां आग बबूला हुई जा रही थीं। उन्होंने पढ़ना आरंभ किया। बंधुओं, धन के मद से या जातिभेद के अंधकार से यदि तुम्हें कोई एक वचन से बुलाए तो तुम भी उसे एक वचन में ही संबोधित करना। यदि शब्द के अंत में रे का प्रयोग करे तो तुम भी वैसा ही करना। धन की शक्ति और उच्च कुल का अहंकार यदि तुम्हें छोटा बनाने का यत्न करे तब तुम ये अधिकार उन्हें कभी न देना। ऐसे वर्चस्व के लिए, उसके उन्मूलन के लिए मेहनत और संघर्ष के साथ प्रतिशोध के नए नए तरीके ईजाद करना और उस चुनौती का सामना करना। अरे मित्र, संबोधित करने के लिए तू, तुम, आप जैसे अनेक शब्द प्रचलित हैं। इन शब्दों को भूलकर एक नए शब्द का आविष्कार करना जिसमें समानता और अपनत्व की भावना हो। संबोधित करने के लिए हमारे समाज में यदि धन दौलत की बू आती हो तो ऐसी भाषा को सुधारने के लिए जमकर संघर्ष करना। बस बस, हमारी चाचियों ने गगनभेदी निनाद किया। मेरी दृष्टि चारों ओर घूम रही थी। जिस चेहरे पर भी मेरी नजर जाती, उस चेहरे का रंग उड़ा हुआ पाती। सोने के आभूषण, रुपयों की गड्डियां, जमीन जायदाद के कागज होंगे आशा से भरे ऐसे चेहरे कुम्हला गए थे। जगमग, चमचम चमकती हुई, कला और नक्काशी से विभूषित कितने ही वर्षों से कितने ही लोगों को आकर्षित करती हुई वह रंगम पेटी अब शवपेटिका का रूप धारण कर चुकी थी। लेकिन आज भी दादाजी की रेखांकित करती हुई वे शुभ पंक्तियां मेरे मन में हिलोरे लेती हैं।